गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताइएगा आपको कैसे हैं। मैं आप लोगों को गृह विज्ञान क्लास 9 की बता रही थी, जिसमें से मैं आपको वायु द्वारा होने वाले रोगों के बारे में बताना स्टार्ट किया था। उसमें से मैंने आपको बस चेचक, जिसे स्मॉल पॉक्स कहते हैं, उसके बारे में बता दी हूँ। जिसमें आपको मैंने ये बताया था कि किसके द्वारा होता है, तो ये वायरस के द्वारा होता है। उसका नाम क्या है, तो वेरियोला 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 वायरस कहते हैं शायद। हाँ, वेरियोला वायरस होता है। बुखार कितना होता है, तो 104 से 105 डिग्री का इसमें बुखार होता है। और इसमें होता क्या है, तो आपकी बॉडी पे क्या होता है, पहले फेस पे मेन रूप से क्या होता है कि पहले लाल लाल चिकत्ते पड़ते हैं। आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, चिकत्ते पड़ते हैं, फिर वो चिकत्ते छाले का रूप लेते हैं, उसमें पानी भरता है, बाद में वो मवाद बनता है। उसके बाद क्या होता है कि वो सूखता और खुरंट के रूप में उसकी पपड़ियाँ झड़ जाती है। ठीक है। और उस पपड़ियों में भी क्या होता है, संक्रमण की क्षमता होती है। कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी। फिर उसका मैंने आपको ये बताया कि ये इसकी वैक्सीन कैसे तैयार की थी। तो पहले बछड़ों में ये संक्रमण पैदा किया था, फिर उनसे क्या किया जाता है, ये वैक्सीन को तैयार किया था। काउ पॉक्स से क्या किया जाता है, इस वैक्सीन को तैयार किया जाता है। ये कहाँ लगाया जाता है, तो इंस्टाडर्मल तरीके से आपके बाह में ये सुई मतलब सुई इंजेक्शन के माध्यम से इंजेक्ट किया जाता है। कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई थी, जो चीज़ें आपको यहाँ पे आप देख लीजिए। संप्राप्ति काल क्या होता है, ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। अभी तक मैंने आपको बस चेचक के बताया, चेचक के उपचार बताया। तो जिसको हुआ पहले तो ये हेल्थ विभाग को, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसको पहले सूचना दे। जिसको हुआ उसको अलग रखे, उसके उपचार की अलग से व्यवस्था करे। जो परिचारिका है वो भी अपना बचाव करे, वस्त्रों को बचाना चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए, फार्मेलिन डिहाइड भी इसको कह सकते हैं। इसमें लिखा है पूरा, फार्मेलिन डिहाइड का 10% घोल का प्रयोग करना चाहिए। टीके की व्यवस्था करनी चाहिए, जो कि आपको मैंने इसमें बताया था कि एडवर्ड जेनर जो थे इस टीके का वो आविष्कारक थे। 1798 में ईस्वी में किया था। भारत में ये भारत सरकार द्वारा 1897 में संक्रामक रोग अधिनियम के तहत इस टीके का मतलब लगवाना स्टार्ट किया गया था या अनिवार्य किया गया था। ठीक है। अब आपको देखना है, जिसे कहते हैं छोटी माता, इसको कहते हैं चिकन पॉक्स। छोटी माता को क्या कहते हैं, तो कहते हैं चिकन पॉक्स। यह रोग भी वायु द्वारा फैलता है। चेचक तथा खसरा की तरह यह रोग भी प्राय बच्चों को ही होता है। चेचक जैसे आपने देखा था क्या, स्मॉल पॉक्स जिसे कह रहे थे वो, और खसरा मिजल्स जिसे कहते हैं, सब किसको होता है, तो प्राय करके ये बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो वही चीज़ लिखा है कि छोटी माता भी उन्हीं को होता है, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं, उनकी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। जो विभिन्न टीकों के द्वारा उनके में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जाती है। धीरे धीरे पर्यावरण से लड़ते लड़ते उनके अंदर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, लेकिन जब वो धरती पर जन्म लेते हैं तो उनमें उतनी प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती। इसलिए क्या होता है, वे अन्य चीज़ों के शिकार हो जाते हैं। ये भी संक्रामक रोग है। कारण इसका क्या है, तो इस रोग को वायरस नामक सूक्ष्म जीवाणु फैलाता है, जिसे वायरस कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, हिंदी में विषाणु कहते हैं। ये जीवाणु वायु में उड़ता है। ठीक है। ये जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। ये कहाँ उड़ता है, तो ये वायु में उड़ता है। इस रोग का जीवाणु रोगी के व्यक्ति के थूक, खांसी, छींक, दिख रहा है ना आप लोगों को, थोड़ा और नीचे करें, छींक तथा नाक आदि से निकला है और वायु में उड़कर दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है। संप्राप्ति काल जो इसका है, तो इस रोग का संप्राप्ति काल 12 से 19 दिन का होता है। कितने दिन का, तो 12 से 19 दिन का होता है। और आपके ज्ञान के लिए मैं एक चीज़ बता दे रही हूँ कि जो ये चेचक जो था, जो इसमें स्मॉल पॉक्स कह रहे थे आप, स्मॉल पॉक्स, तो ये चिकन पॉक्स है। स्मॉल पॉक्स जिसे आप कह रहे थे, उसका संप्राप्ति काल कितना होता है, तो 7 से 17 दिन, औसतन जो है 12 दिन का होता है। ठीक है। इसका कितना होता है, 12 से 19 दिन, वही दिया है, ये औसत बता रहे हैं। इसका संक्रमण काल 1 सप्ताह तक का होता है। किसका, चिकन पॉक्स का संक्रमण काल कितना होता है, तो 1 सप्ताह का होता है। लक्षण, प्रारंभ में रोगी को हल्का हल्का ज्वर रहता है, कभी कभी बिल्कुल भी ज्वर नहीं रहता। नाक बहने लगती है, सिर में तेज दर्द, बदन में दर्द तथा असह्य बेचैनी रहती है। 2-3 दिन बाद शरीर पर दाने निकलते हैं। ये दाने पहले पेट पर, फिर मुंह पर, सिर पर, पैरों तक फैल जाते हैं। और आपने देखा था, जो स्मॉल पॉक्स के दाने सबसे पहले कहाँ निकल रहे थे, तो फेस पे निकल रहे थे। ठीक है। ये दाने सबसे पहले कहाँ निकलते हैं, तो पेट पर निकलते हैं, फिर फेस पे आते हैं, फिर सिर पर, फिर पैरों पर, फिर पूरी बॉडी में धीरे धीरे फैल जाते हैं। आरंभ में तो ये दाने ऐसे लगते हैं जैसे कि मच्छरों ने काटा है, बाद में बड़े बड़े फफोले जैसे बन जाते हैं। इससे पहले चिकत्ता पड़ता है, बाद में वो फफोले छाले पड़ते हैं, उसमें पानी भर जाता है।
ये फफोले सिगरे ही फूट जाते हैं और पपड़ी बन जाती है। 6 से 7 दिन बाद यह पपड़ी सूख कर कड़ी हो जाती है और छूट कर गिरने लगती है। संक्रमण काल क्या होता है? जब तक सब दानों की पपड़ी खुरंट न निकल जाए तब तक रोगी रोग फैला सकता है। इसका संक्रमण काल 3 सप्ताह माना जाता है। संक्रमण काल कितने दिन का माना जाता है? तो 3 सप्ताह का माना जाता है। किसका? तो आप कह सकते हैं कि जो छोटी माता है, चिकन पॉक्स है, इसका संक्रमण काल कितना होता है? तो 3 सप्ताह माना जाता है। और क्या? जब तक वो पपड़ी जो पड़ी है वो निकल न जाए, एकदम साफ न हो जाए, तब तक कोई भी रोगी इस रोग से ग्रसित वो क्या कर सकता है? दूसरे में संक्रमण फैला सकने की क्षमता रखता है। ठीक है। उपचार देख लीजिए। उपचार डॉक्टर को दिखला लेना चाहिए कि कोई अन्य कष्ट तो नहीं। जैसे अभी जल्दी टोमेटो पॉक्स हो रहा था, मेरे बच्चे को भी हो गया था, स्कूल गया था वहाँ से कैसे, तो सबसे पहले मैंने टोमेटो पॉक्स का देखा था सिम्टम क्या था, तो वो तलवे पे निकला। तलवे पे मतलब तलवे में जो तलवा, पैर का तलवा है, उस पे छाले आए थे सबसे पहले मैंने देखा था। और उसमें सबसे ज़्यादा छाले कहाँ थे? तो मुंह के अंदर, जो मुंह का तलवा है उसमें वो छाले थे और पैर के तलवे पे वो छाले थे। अभी जल्दी हुआ था, टोमेटो पॉक्स निकला था, तो उसके मैं सिम्टम्स आपको बता रही हूँ। संक्रमण काल, क्योंकि सब करंट के होते हैं तो कभी कुछ भी पूछ सकता है, तो इसलिए मैं आपको, मुझे याद आया तो मैंने बता दिया। संक्रमण काल जब तक सब दानों की पपड़ी खुरंट न निकल जाए, मैं आपको बता चुकी हूँ। उपचार क्या है? तो डॉक्टर को दिखला लेना चाहिए, कोई अन्य कष्ट तो नहीं है। इसके अतिरिक्त रोगी को सबसे पहले अलग और स्वच्छ स्थान पर रखना चाहिए। उसकी देखभाल के लिए परिचारिका का शिक्षित होना आवश्यक है। प्रतिरक्षा, यही एक क्वेश्चन एक दिन ग्रुप में चल रहा था कि परिचारिका को मतलब क्या होना चाहिए? मृदुभाषी होना चाहिए, ठीक है, और स्वभाव से नरम होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। तो सबसे पहले उसका शिक्षित होना जरूरी है। प्रतिरक्षा, इस रोग के विरुद्ध स्वाभाविक प्रतिरक्षा किसी में नहीं पाई जाती। रोग के एक आक्रमण से प्रतिरक्षा आ जाती। कहने का मतलब पहले इस रोग में स्वाभाविक रूप से प्रतिरक्षा नहीं पाई जाती, लेकिन अगर आपको ये एक बार हो जाता तो आपकी बॉडी में ऑटोमेटिक प्रतिरक्षा आ जाती है। इसीलिए बच्चों को ज़्यादा होता है, क्योंकि उनके अंदर, उनको उसके पहले कभी हुआ नहीं रहता है और उनको वो हो जाता है। जिसको हुआ रहता है उसको दोबारा होने के चांसेस कम होते हैं। उसकी प्रतिरक्षा आपने देख लिया। रोग के एक आक्रमण से प्रतिरक्षा आ जाती है। चेचक की भांति टीका लगवाने से इसके प्रति प्रतिरक्षा प्राप्त नहीं होती। चेचक की भांति टीका लगवाने से इसके प्रति प्रतिरक्षा प्राप्त नहीं होती। ध्यान दीजिएगा, प्राप्त नहीं होती। चेचक के आक्रमण से इसके विरुद्ध या इसके आक्रमण से चेचक के विरुद्ध प्रतिरक्षा नहीं आती, क्योंकि ये दोनों भिन्न रोग है। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर आपने चेचक का टीका लगवाया है तो इसके प्रति आपको प्रतिरक्षा नहीं प्राप्त होगी। अगर कहने का कि अगर चेचक जो फैला रहे हैं उसके वायरस अलग हैं, जो मतलब जो चेचक कह सकते हैं, जो क्या है, स्मॉल पॉक्स जो फैला रहे हैं जिसको चेचक कहते हैं, उसके वायरस अलग होते हैं, जिसको क्या कहते हैं? वेरियोला वायरस, वेरियोला जोस्टर भी कह सकते हैं, VZ भी कहते हैं। और इसके जो वायरस होते हैं चिकन पॉक्स के, ये अलग होते हैं। इसलिए ऐसा नहीं कि आपने चेचक का टीका लगवा लिया तो आपको चेचक नहीं होगी, लेकिन चिकन पॉक्स हो सकता है। ठीक है। इसका क्या है कि आपको अगर एक बार हो गया तो दोबारा होने की संभव नहीं है, ये चीज़ है जरूर, क्योंकि ये दोनों से भिन्न है। बचने के उपाय, किसी को रोग होने पर तुरंत नगर पालिका के डॉक्टर को इसकी सूचना देनी चाहिए। वह शहर में विशेष सफाई का प्रबंध करवाएगा तथा शहरवासियों को इस रोग की ओर से सचेत कर देगा। रोगी को घर में सबसे अलग रखना चाहिए। उसके पास केवल उन्हीं लोगों को जाना चाहिए जो रोगी की देखभाल कर रहे हों। इन लोगों को भी अपने बचाव का पूरा ध्यान रखना चाहिए। वहाँ का उनका परिचार का मतलब उनकी देखभाल करने के बाद क्या करना चाहिए? तो अपने हाथ को अच्छे से धुलना चाहिए। किसी मेडिकेटेड सॉप से कह सकते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड 10% घोल से कह सकते हैं, सैनिटाइज का यूज़ कर सकते हैं, किसी अच्छे हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, हैंड वॉश का यूज़ कर सकते हैं किसी अच्छे। तो अपना ध्यान भी रखना ज़रूरी होता है जो इसकी देखभाल कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने शरीर और वस्त्रों की स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जब रोगी के शरीर से सब दानों की सूखी परत उतर जाए तब उसे किसी निसंक्रामक औषधि से स्नान कराकर, सबसे बढ़िया आपने पिछले वाले में क्या देखा था, नीम की पत्तियों को उबालकर उस पानी के द्वारा स्नान कराया जाए तो ज़्यादा हितकर होता है। स्वच्छ वस्त्र पहनाने के पश्चात ही उसके पास दूसरे लोगों को जाना चाहिए। रोगी के उपयोग में आए हुए वस्त्रों और बर्तनों आदि को भाप द्वारा या उबालकर रोगाणु रहित करने के पश्चात ही काम में लाना चाहिए। इन सब बातों को ध्यान में रखने से हम इस रोग से अपनी रक्षा कर सकते हैं। आपने अभी तक क्या जाना? आपने अभी तक चेचक के बारे में जाना, ठीक है, और दूसरा क्या जाना? चिकन पॉक्स के बारे में जाना, ठीक है।
दोनों में अंतर ये था कि वो जो था उसका जो संक्रमण काल है वो 7 से लेकर 17 दिन उसका संक्रमण काल होता है, औसतन 12 दिन, औसतन इसका भी 12 से 19 दिन होता है। एक सप्ताह तक संक्रमण काल, एक सप्ताह तक माना जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो है कि इसका जो संक्रमण काल है वो 3 सप्ताह, कहने का मतलब यहाँ 1 सप्ताह, इसका संक्रामक काल 1 सप्ताह तक है। लेकिन यहाँ पे आप देख लीजिए संक्रमण काल कब तक मारा जाता है, 3 सप्ताह तक, जब तक मतलब होने की संभावना हो सकती है, जब तक उसके जो खुरंट है, जो पपड़ी है वो निकल के एकदम बिल्कुल वो साफ ना हो जाए तब तक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अभी आपको देखना क्या है, मिजल्स जिसे खसरा कहते हैं। खसरा पारामिक्सो वायरस द्वारा होता है। खसरा किसके द्वारा होता है, तो खसरा जो है, एक मिनट रुकिए, मैं कहीं और देख रही हूँ, कुछ मिलता है तो बता देती हूँ, जिससे अगर कोई नाम बदल गया कुछ तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। इसमें भी देखिए खसरा यहाँ पे दिया हुआ मिजल्स, देखते हैं कुछ न्यू अगर होगा तो इसमें से भी बता देंगे। पहले आप इसको देख लीजिए किससे होता है, क्या है। खसरा किस वायरस से होता है, तो पारामिक्सो वायरस द्वारा खसरा होता है। किस वायरस के द्वारा, पारामिक्सो वायरस के द्वारा क्या होता है, खसरा होता है। खसरा प्रायः छोटे बच्चों को होता है। यह भी बहुत भयानक रोग है, कभी कभी यह प्राणघातक भी बन जाता है। इसी के लिए आपको पता है ना, ट्रिपल वैक्सीन जो लगाई जाती है, डीपीटी का टीका, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टाइफाइड के लिए लगाया जाता है, टिटनस के लिए सॉरी लगाया जाता है ये टीका, ठीक है। कौन सा, डीपीटी का टीका लगाया जाता है। तो देख लीजिए, खसरा प्रायः छोटे बच्चों को होता है। यह भी बहुत भयानक रोग है, कभी कभी प्राणघातक भी बन जाता है। बसंत ऋतु के आरंभ में इसका प्रकोप अधिक होता है। और बसंत ऋतु के आरंभ में ये चेचक, क्योंकि सर्द गर्म का मौसम होता है तो चेचक वगैरह भी, जब आप देखते हैं मार्च होली वगैरह बीत जाती है, उसके बाद वही जो मौसम स्टार्ट होता है सर्द गर्म, कभी सर्द कभी गर्म, तब ये चेचक वगैरह ज़्यादा होने की संभावना रहती है। उसी टाइम देखिए ये भी लिखा है कि बसंत ऋतु के आरंभ में इसका प्रकोप अधिक होता है। संप्राप्ति काल क्या होता है, तो 10 से 12 दिन, कभी कभी 14 दिन भी इसका संप्राप्ति काल होता है। कितना, 10 से 12 दिन या 14 दिन। कारण, यह रोग वायु द्वारा बहुत शीघ्र संक्रमित होता है। इसके रोगाणु गले एवं नाक के स्राव में पाए जाते हैं। जो आपके मुंह में सलाइवा होता है ना, जो नाक से पानी निकलता है, या जो सलाइवा निकलता है स्लेस्मा टाइप का, या जो आपके मुंह से निकलता है सलाइवा, उसमें क्या होता है, इनके रोगाणु पाए जाते हैं। जैसे आपने देखा था जब आपको कोविड हो जाता था, बहुत लोग को हुआ था, तो आपके गले में या तो आपके सलाइवा मतलब लार से वो टेस्ट होता था, या आपके नाक में वो डालते थे, उसके द्वारा टेस्ट करता था। तो इसके भी वायरस रेस के भी वहीं पे पाए जाते हैं। ये वायरस द्वारा ये भी होने वाला है। इस स्राव के सूखने पर रोगाणु उड़कर वायु में मिल जाते तथा श्वास द्वारा स्वस्थ व्यक्ति व बच्चों के शरीर में प्रवेश कर लेते हैं। लक्षण और रूप, खसरा में नाक और गले में सूजन तथा ज्वर होता है। खसरा में क्या होता है, नाक में और गले में क्या होता है, सूजन हो जाता है और ज्वर हो जाता है। आँख से पानी भी बहता है। ज्वर के तीसरे चौथे दिन समस्त शरीर पर लाल दाने निकल आते हैं। ज्वर के मतलब जब बुखार हुआ है उसके तीसरे से चौथे दिन सबसे पहले क्या होता है, नाक और गले में सूजन, सूजन के साथ बुखार, ठीक है।
आँख से पानी निकलना स्टार्ट होता है। जब ये तीसरे से चौथे दिन क्या होता है, समस्त शरीर पर लाल दाने निकल आते, इससे सारी त्वचा लाल दिखाई देने लगती है। इसके रोगाणु नाक और मुंह के स्राव में रहते हैं। इसके रोगाणु कहाँ रहते हैं, तो नाक में और मुंह के सिलाइवा में रहते हैं, श्लेष्मा में रहते हैं। अतः वायु द्वारा अथवा रोगी के संपर्क में आने से इसकी छूत लगती है। यह अत्यंत संक्रामक रोग है। यदि एक बच्चे को घर में हो जाता है तो फिर साधारण या अन्य बच्चों को भी होता है। यदि गले और फेफड़े में कुछ खराबी हो जाती है तो खसरा घातक सिद्ध होती है। उद्भवन काल इसका देख लीजिए। खसरा का उद्भवन काल साधारणतः 10 से 14 दिन का है, पर कभी कभी 20 दिन तक भी चलता है। इसका उद्भवन काल इंक्यूबेशन पीरियड जिसे कहते हैं। ठीक है, कितना दिन? खसरा का उद्भवन काल साधारणतः 10 से 14 दिन होता है, कभी कभी 20 दिन तक भी चलता है। संक्रामण काल रोग होने के समय से लेकर जब तक रोगी के नाक से स्राव होता रहता है उसके द्वारा रोग फैलने की संभावनाएं रहती है। उसका संक्रमण दूसरे में इन्फेक्शन फैला सकता है। कब तक? जब तक उसके नाक से स्राव होता रहेगा तब तक। प्रतिरक्षा, इस रोग के विरुद्ध स्वाभाविक प्रतिरक्षा बहुत ही कम लोगों में होती है। एक बार खसरा होने पर भी प्रतिरक्षा उत्पन्न नहीं होती। मतलब कहने का जैसे आपको चेचक में हुआ था और चिकन पॉक्स में हुआ था कि आपको अगर एक बार हो जाता था तो आपकी बॉडी में स्वयं मतलब बॉडी द्वारा भी मतलब जो कह सकते हैं इम्यून सिस्टम आपका मजबूत हो रहा था ना, तो उसके प्रति आपकी बॉडी में क्या आ रही थी? प्रतिरक्षा आ रही थी। लेकिन इसमें ऐसी बात नहीं है। एक बार होने के बाद ये दोबारा भी हो सकता है। प्राय बच्चों को 2-3 बार तक खसरा निकलती हुई देखी गई है। इससे बचने तथा कृत्रिम रूप से प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के लिए, वही बात है कि कृत्रिम रूप से एक उपार्जित होती है और एक कृत्रिम होती है। तो वही चीज़ का कृत्रिम रूप से प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के लिए एक स्वयं होती है और एक कृत्रिम होती है। ठीक है, एक अपने अपनी बॉडी में उत्पन्न हो जाती है, जैसे आपको चेचक हुआ तो उसमें उत्पन्न होगी। एक आपको लेना पड़ता है बाहर से इंजेक्शन के थ्रू, मतलब ओरल लिक्विड के थ्रू, कैसे भी लेना पड़ता है। अभी तक किसी प्रकार के टीके का आविष्कार नहीं हुआ है। बचने के उपाय, जिस बच्चे को खसरा निकली हो उसे घर के अन्य प्राणियों से अलग हवादार कमरे में रखना चाहिए। रोगी के नाक और मुंह से निकले हुए स्राव को पुराने किंतु स्वच्छ कपड़े से पोंछना चाहिए जिससे वे जलाए जा सके। यदि रोगी की किसी बर्तन में थूकता है तो उस बर्तन को कोई निसंक्रामक पदार्थ डालकर रखना चाहिए। रोगी बालक के खिलौने, वस्त्र और बर्तन सब उसके अच्छे होने पर किसी निसंक्रामक द्वारा साफ करके रखना चाहिए। कमरे का निसंक्रमण भी आवश्यक है। इस प्रकार सफाई का ध्यान रखने से रोग घर तथा शहर में फैलने नहीं पाता। जब घर या शहर में यह बीमारी हो तो सफाई से रहना, नाक और गले की सफाई रखना आदि रोग से बचने के उपाय हैं। ठीक है, इसमें भी वही चीज़ दिया हुआ है, देख लीजिए। इसमें थोड़ा सा पॉइंट वाइज चीज़ दिया हुआ है। जैसे यह विषाणु द्वारा फैलाया जाने वाला चेचक के समान भयंकर रोग है। यह बच्चों को अधिक होता है। इस रोग के विषाणु गले की श्लेष्मा तथा नाक के स्राव में पाए जाते हैं। यह रोगी के थूक के साथ उसके शरीर से बाहर निकलता है। वही चीज़ इसमें जो कि कमी दिया है। संप्रति काल क्या, इंक्यूबेशन पीरियड 10 से 12 दिन या 10 से 21 दिन, जिसे 20 दिन उसमें दिया था। ठंडे मौसम, ठंड के कम होने पर वही फरवरी मार्च, बसंत काल जिसे कह रहे हैं, अधिक होते हैं। सांस द्वारा वायु के साथ इसके जीवाणु शरीर में प्रवेश करते हैं। इसके विषाणु नाक, गले तक कान को प्रभावित करते हैं, क्योंकि ये जो है ना नाक, गला और कान, ये क्या है, एक ही जगह से लगा हुआ है। देखिए जैसे कभी कभी होता है, अगर आपको बहुत तेज जुकाम हुआ है और आपको सांस लेने में दिक्कत है तो क्या होता है, कान भी जैसे लगता है बंद हो गया है, कान से सुनाई भी कम पड़ता है, मतलब कान भी जाम हो गया। ठीक है, तो वही चीज़ है, गले में तो दिक्कत होगी। तो ये सब एक से लगे हुए हैं, तो इसलिए नाक, गले और कान को प्रभावित करता है। सर्दी, जुकाम, सिर दर्द होता है, बुखार आता है, बढ़ता है, खराश होता है, आंखों से पानी होता है, 4-5 दिन तक मुंह, कनपटी, पीछे दाने निकलते हैं। जो चीज़ आपने उसमें देखा था वही चीज़ इसमें भी है। इसमें एक चीज़ बस एक्स्ट्रा दी हुई कि इस रोग के प्रति रोग रोधन क्षमता उत्पन्न करने हेतु जन्म से 9वें माह में कौन से माह में 9 मंथ जब हो जाता है तो खसरे का टीका अवश्य बच्चों को लगवाएं। उसके बाद भी खसरा हो जाए तो ठीक होने तक अन्य बच्चों से दूर रखें। डॉक्टर के निर्देशों का पालन करें। खसरे का टीका कब लगता है तो आप जान लीजिए। खसरे का टीका क्या होता है, तो इसका टीका जो होता है जन्म के 9वें माह में इसका टीका लगवाया जाता है।
चलिए इसमें देखते हैं अगला क्या है, काली खांसी जिसे ऊपिंग कफ कहते हैं। ऊपिंग कफ, यह रोग प्रायः बच्चों को ही होता है। यह जिसे काली खांसी कहते हैं, 100 दिन की खांसी भी कहते हैं, चाइना में इसे 100 दिन की खांसी भी कहते हैं। ठीक है, यह रोग प्रायः बच्चों को ही होता है। यह एक विशेष प्रकार के रोगाणुओं द्वारा फैलता है। यह दुर्बल बच्चों को बहुत परेशान करता है। यदि यह रोग अधिक दिन तक रहे तो निमोनिया में बदल जाता है। यदि इस रोग के रोगी बच्चों की चिकित्सा भली भांति न हो तो रोगी की मृत्यु भी क्या होती है, हो जाती है। संप्राप्ति काल, इंक्यूबेशन पीरियड इसका क्या है, इस रोग का संप्राप्ति काल 1 सप्ताह से लेकर 2 सप्ताह मतलब 7 से 14 दिन का होता है। लक्षण क्या होते हैं, तो रोगाणुओं के शरीर में प्रवेश करने के 10 दिन बाद रोग के लक्षण प्रकट होते हैं। आपको पता है ना, इंक्यूबेशन पीरियड जो मैं आपको बताई थी कि ये जब आपके शरीर में प्रवेश किए उसके कितने दिन बाद, 10 दिन बाद इनके लक्षण क्या होते हैं, प्रकट होते हैं। गले में खराश व दर्द होता है, साथ ही जुकाम। आप काली खांसी देख रहे हैं, इस बात को याद रखिएगा। इसके बाद शुरू में तो खांसी हल्की होती है, खांसते समय नाक तथा आँख से पानी बहता है, चेहरा लाल हो जाता है। अगले 10 दिन बाद खांसी बहुत ही तेज उठती है, चेहरा लाल हो जाता है, खांसी इतनी तेज उठती है, खांसते खांसते उल्टी होने लगती है, रोगी बेदम हो जाता है। 1 सप्ताह बाद तो रोग में धीरे धीरे सुधार आरंभ होता है। खांसी के दौरे थोड़ा रुक रुक कर आने लगते हैं। इस खांसी का आक्रमण कई मिनट तक रहता है, खांसते खांसते उल्टी होने लगती है। संक्रमण देख लीजिए, रोगी के जोर से बोलने, खांसने, छींकने के साथ साथ इस रोग के रोगाणु वायु में मिल जाते हैं। रोगी व्यक्ति के जूठे गिलास में पानी पीने से भी रोग हो जाता है। रोगी के नाक थूक में भी इस रोग के रोगाणु रहते हैं। परिचर्या एवं उपचार, रोगी को ठंड से बचाना चाहिए, उसको सीलन आदि से भी बचाना चाहिए, परंतु शुद्ध वायु तथा धूप का सेवन अवश्य करवाना चाहिए। रोगी को हल्का तथा सुपाच्य भोजन देना चाहिए। जो भोजन दिया जाए वह मात्रा में भी कम होना चाहिए। कैसा भोजन दिया जाना चाहिए, हल्के भोजन दिए जाने चाहिए, और क्या हो, जो सुपाच्य हो, जो नरम हो, जो आसानी से पचाया जा सके। इस रोग से पीड़ित बच्चे साधारणतया अस्वस्थ रहते हैं, कि जो भोजन किया जाता है वह वमन के द्वारा बाहर निकल जाता है। ऐसे रोगी के फेफड़े कमजोर हो जाते हैं। रोगी को निमोनिया तथा राजछम्या, निमोनिया आपको पता है, और राजछम्या का मतलब टीबी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। रोगग्रस्त से बचने के उपाय, रोगग्रस्त से बचने बच्चों को स्वस्थ बच्चों से पृथक रखना चाहिए। रोगी द्वारा प्रयुक्त वस्तु, तौलिया, वस्त्र, बर्तन आदि स्वस्थ बच्चे प्रयोग न करें। नंबर 3, रोगी के रोग मुक्त हो जाने पर रोगी के सभी सामग्री तथा मकान को भी विसंक्रमित करा देना चाहिए। चिकित्सालय में जाकर बच्चों को काली खांसी का टीका लगवा देना चाहिए, जो कि ये साथ में ही लगता है, डीपीटी का टीका उसमें ही ये लगता है। साधारण जुकाम और खांसी से पीड़ित बच्चों को स्वस्थ बच्चों के संपर्क में नहीं आना चाहिए। 1 मिनट आप होल्ड करिए, बस देखते हैं डीपीटी का टीका कब लगाया जाता है। पहला टीका देख लीजिए आप लोग, ये जो टीका वाला है, डीपीटी का टीका दे रहे हैं। देखिए इधर भी तो नहीं है, नहीं इधर नहीं है। डीपीटी का टीका जो है, डीपीटी का फर्स्ट डोज जो होता है 1.5 से 2.5 माह पे डीपीटी का फर्स्ट डोज पोलियो खुराक के साथ और हेपेटाइटिस बी के साथ दिया जाता है। ये देखिए, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस के लिए होती है, इसलिए डीपीटी इसका फुल फॉर्म होता है, मतलब शॉर्ट में डीपीटी हो गया। और 1.5 माह से 2.5 माह पे डीपीटी का फर्स्ट डोज प्लस पोलियो प्लस हेपेटाइटिस बी का सेकेंड डोज दिया जाता है। ठीक है, कितने माह पे, 1.5 से 2.5 माह पे। आप यहाँ से ये चीज़ भी देख सकते हैं, जो इसका देखिए, पहला 0 से 7 दिन मतलब 1 हफ्ते में किसका, बीसीजी का टीका लगता है टीबी के लिए। 0 से 1 माह मतलब 1 महीने में हेपेटाइटिस बी का फर्स्ट डोज लगता है, किसके लिए, तो वही हेपेटाइटिस बी के लिए। 1.5 माह से 2.5 माह पे डीपीटी का पहला खुराक प्लस पोलियो का खुराक प्लस हेपेटाइटिस बी का सेकेंड डोज लगता है। फिर 3.5 महीना पे डीपीटी की सेकेंड खुराक प्लस पोलियो खुराक।
फिर 4.5 माह पे डीपीटी का 3rd डोज प्लस पोलियो खुराक लगता है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या होता है कि जब आप 14 से 15 माह, मतलब कहने का जब आप जब आप 1.5 साल के हो जाते हैं तो डीपीटी का बूस्टर खुराक लगता है, और 5 वर्ष पे फिर एक बार डीपीटी का बूस्टर खुराक लगता है। आप यहाँ से देख लीजिए, आपको याद करने में आसानी होगी। तो आप जान गए डीपीटी का जो पहला खुराक होता है वो कब लगता है, तो 1.5 माह से लेके 2.5 माह तक क्या होता है, इसकी पहली खुराक दी जाती है। मैं आपके ज्ञान के लिए यहाँ से आपको बता दी, ठीक है। तो देख लीजिए, चिकित्सालय में जाकर बच्चों को काली खांसी का टीका लगवाना चाहिए। वो टीका कैसा होता है, तो वो सबसे पहला जब बच्चे पैदा होते तो 1.5 से 2.5 माह पे डीपीटी का टीका फर्स्ट डोज लगवाया जाता है, प्लस पोलियो का टीका, प्लस हेपेटाइटिस बी का 2nd डोज। और हेपेटाइटिस बी का फर्स्ट डोज जो होता है वो 1 माह पर लगवाया जाता है, ठीक है। अगला आता है डिप्थीरिया। अगला क्या है, डिप्थीरिया। आप इसको भी देख लीजिए, उसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो मैं कल बताऊंगी। डिप्थीरिया को रोहिणी भी कहते हैं। डिप्थीरिया को क्या कहते हैं, रोहिणी भी कहते हैं, याद रखिएगा। डिप्थीरिया कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी जीवाणु द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, ये जीवाणुओं द्वारा होने वाला है। अब तक आप क्या देख रहे थे, तो आप विषाणुओं द्वारा, चेचक भी विषाणु वायरस से हो रहा था, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ठीक है, ये दोनों किससे हुआ था, विषाणुओं से हुआ था। उसके साथ आपने देखा था वूपिंग कफ, मीजल्स देखा था, जो क्या हो रहा था, विषाणुओं द्वारा हो रहा था। अब आता है नंबर डिप्थीरिया का। डिप्थीरिया किससे होता है, तो ये जीवाणु बैक्टीरिया द्वारा होता है। इसे रोहिणी के नाम से भी जानते हैं। इसकी बैक्टीरिया का नाम क्या है, तो इसके बैक्टीरिया का नाम कोरोनी बैक्टीरिया डिप्थीरियरी होता है, डिप्थीरी भी कह सकते हैं। यह अत्यंत भयानक व तीव्र संक्रामक रोग है। यह रोग 2 से 5 वर्ष तक के बच्चों को शीतकाल में विशेष रूप से होता है। कब से कब तक, तो 2 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चों को ठंडी के मौसम में ये ज़्यादा होता है। इसके जीवाणु विशेष रूप से गले को प्रभावित करते हैं। यदि तुरंत इसकी उचित चिकित्सा न की जाए तो कुछ ही घंटों में पूरा शरीर प्रभावित होकर बच्चे की मृत्यु हो जाती है। इतना कह सकते खतरनाक है कि कुछ ही घंटे में मृत्यु करने का सामर्थ्य रखता है। कौन, तो ये जो बैक्टीरिया, जो ये वायरस है, जिसका नाम है कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। अतः इस रोग को रोहिणी के नाम से भी जानते हैं। अतः इस रोग की आशंका होते ही तुरंत किसी कुशल चिकित्सक को दिखाकर चिकित्सा करानी चाहिए। संप्राप्ति काल क्या है, तो 24 घंटे से 72 घंटे इसका क्या होता है, संप्राप्ति काल होता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी होता है और इफेक्ट दिखाता है, कुछ घंटों में मृत्यु करने का कारण होता है, इसलिए इसका संप्राप्ति काल भी देखिए कुछ ही घंटों का है, मतलब 3 से 4 दिन समझ सकते हैं आप। नहीं कह सकते हैं 24 घंटा 1 दिन, 48 घंटा 2 दिन, वही 72 घंटा 3 दिन, ये 3 दिन तक का समय लेता है। कारण, इस रोग का मुख्य कारण दूषित दूध व भोजन है। डिप्थीरिया होने का मुख्य कारण क्या है, तो दूषित दूध और भोजन के द्वारा ये होता है, जिसके द्वारा इस रोग के रोगाणु गले को प्रभावित करते हैं तथा एक प्रकार का विष उत्पन्न करने लगते हैं। यह विष आसपास की कोशिकाओं को नष्ट करने लगते हैं, मतलब टॉक्सिन उत्पन्न करने लगते हैं। डिप्थीरिया के जीवाणु देखिए इस प्रकार के दिखते हैं। कोशिकाओं के मृत हो जाने से रोगाणु बड़ी तीव्रता के साथ वृद्धि करके रोगी को बहुत शीघ्र अपनी लपेटे में ले लेता है। लक्षण, सबसे पहले बच्चा दूध पीना व भोजन करना छोड़ देता है। 2 से 5 साल के बच्चों में ये होता है। सबसे पहले बच्चा क्या करता है, दूध पीना भोजन करना छोड़ देता है, क्योंकि इस रोग से गले में बहुत पीड़ा होने लगती है। गले में मटमैले रंग की झिल्ली पड़ने लगती है, जिससे श्वास लेने में कठिनाई होती है, आवाज़ धीमी हो जाती है, बच्चा बड़ी बेचैनी का अनुभव करता है। धीरे धीरे बहुत शीघ्र फेफड़े व हृदय भी प्रभावित होते हैं। इसमें 102 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट का क्या होता है, बुखार इसमें होता है। और आपने देखा था स्मॉल पॉक्स में क्या बुखार हो रहा था, तो आप बताएंगे उसमें 104 से 105 डिग्री का बुखार हो रहा था, तीव्र ज्वर के अंतर्गत जो आता है। दम घुटकर कुछ ही घंटों में बच्चों की मृत्यु होती है। क्यों, इसकी मृत्यु होने का कारण क्या है कि ये गले में एक झिल्ली बना लेता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, भोजन करने में दिक्कत होती है, प्लस आपके अंदर बुखार भी तीव्र हो गया, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ा दिया, ठीक है, लेकिन आप कुछ चीज़ें ले नहीं पा रहे हो, आपका गला में क्या है, द्विगुणन गति से वृद्धि कर रहा है, इससे आपका दम घुट जाता है, जिससे बच्चे की मृत्यु हो जाती है। उपचार क्या है, रोगी को पूर्ण विश्राम दीजिए। नंबर 2, डॉक्टर को बुलाकर डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन के इंजेक्शन लगवाइए। गले के बाहर भाग में शहद व लहसुन का रस मिलाकर लेप कीजिए।
रोगी को तरल या अर्ध तरल पदार्थ पीने को दीजिए। कैसा आहार? तरल या अर्ध तरल। ठोस आहार वो निगल नहीं पाएगा, तरल और अर्ध तरल आहार वो आसानी से नीचे पहुंचा सकता है गले के नीचे, इसलिए उसको देने की बात की जा रही है। बचने के उपाय क्या है? रोगी बच्चे से अन्य स्वस्थ बच्चों को अलग रखिए। रोग फैलने की आशंका होते ही बच्चों को एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन तुरंत लगवाइए। नाक का यूकेलिप्टस का तेल, यूकेलिप्टस जो सफ़ेदा लिप्टस का पेड़ होता है ना गांव में, लंबे लंबे, जो सफ़ेदा के नाम से जानते हैं, ये इसका तेल कैसा होता है? ठंडा होता है, वही यूकेलिप्टस कहते हैं उसको। उसके तेल लगाने की बात की जा रही है। रोगी के थूक व नाक के स्राव को जला दीजिए, क्योंकि इसके जो बैक्टीरिया होते हैं वो इसी में होते हैं। कौन सी बैक्टीरिया? कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थीरी इसी में होते हैं। रोगी के स्वस्थ होने पर 8 से 10 दिन तक अन्य बच्चों के साथ उठने बैठने मत दीजिए। कितने दिन तक? 8 से 10 दिन तक। घर तथा घर के बाहर का वातावरण स्वच्छ रखिए। रोग के संक्रमण अवधि में विसंक्रामक घोल के पानी से धोइए। फॉर्मेल्डिहाइड का 10% घोल, या डिटॉल, या आपके पास कोई भी जैसे फिनाइल, इस टाइप का कोई भी आपके पास निसंक्रमण है तो उसका प्रयोग आप करिए। विशेष क्या है इस रोग के? एक विशेषता यह है कि एक विशेष रूप से दूध पीने वाले शिशुओं को अधिक प्रभावित करता है, क्योंकि ये दूध और भोजन के द्वारा, और उम्र 2 से 5 है तो दूध पीने की एज यही होती है। दूध मतलब जो फीडिंग करते हो, मदर मिल्क जो ले रहे हो, मदर फीडिंग जो करते हैं, उनकी बात की जा रही। दूध पीने वाले शिशुओं की, मदर मिल्क नहीं कह सकते, दूध पीने वाले शिशुओं की बात कर रहे। 2 साल ज़्यादा वो दूध पे डिपेंड रहते हैं। बच्चा दूध नहीं पीता तब पीड़ा एवं भूख के कारण रोता रहता है। माताएं जबरदस्ती दूध पिलाने की अनेक कोशिशें करती है। इस कोशिश में इतना समय निकल जाता है, रोग अपना पूरा प्रभाव फैला देता है। कुछ ही घंटों में दम घुटकर बच्चे का प्राणांत हो जाता है। लोग कहते हैं ना कि पहले के लोगों को जानकारी नहीं थी, तो कहते हैं कि बहुत रोया, दूध भी नहीं पिया, और पता चला क्या हुआ, रात में उसकी मृत्यु की। मतलब वो एक पीरियड होता है 24 घंटे 48 घंटे, 1-2 दिन आपने ध्यान नहीं दिया, ऐसे ही करते करते वो मृत्यु की। तो लोग पहले कहते थे कुछ हो गया तो कोई भूत पकड़ लिया, तो किसी ने कुछ कर दिया, लेकिन चीज़ों की जानकारी न होने की वजह से हम अंधविश्वास में फंसे रहते हैं। शिक्षा की कमी सबसे महत्वपूर्ण कारण है। तो लिखा है कि जब बच्चा भूखा होने पर दूध न पिए और रोता रहे, तब तुरंत किसी बाल विशेषज्ञ, जो बच्चों के डॉक्टर होते, क्या करना चाहिए? उनको दिखाकर परीक्षण कर लेना ही बच्चों के रोग से बचाने का प्रभावी उपाय है। अगला है मम्प्स, जिसे कर्डफेर कहते हैं। ये मैं आपको कल बताऊंगी, ठीक है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए। आप लोग का देखने के लिए, अपना कीमती समय निकालने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।